अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलार्स और वेक्टार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्केलार्स और वेक्टार्स पूरे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता। वेक्टर एडिशन लॉस, स्केलर प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ है इसके अंदर। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक को उन्हें मोशन इन प्लेन, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन, इन तीनों में डिवाइड कर दिए वो लोग। ठीक है, मगर हम क्या करेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स को पूरा एक सीरीज़ में पूरा पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक इसको ज़रूर देखिए। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट और आईआईटी के क्वेश्चन आए हुए। तो ज़रा देखिए भाई, स्केलर्स इसको बोलते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो रटी रटाई भी बातें हैं, ठीक है, पढ़ी पढ़ाई भी बातें हैं ये, बट असल फील करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स है क्या। ठीक है, देखो स्केलर्स और वेक्टर्स कुछ और नहीं बल्कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटीज़, दोनों भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब सवाल ये आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में आपको बोला था मैं, यही हमारे इसी इमरान फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल। ऐसी मकदार है जिनकी पैमाइश की जा सकती हो, उनको तबई मकदारें बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम नाप सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, ठीक है, तो क्या आप वो खुशी को नाप सकते हो? नहीं, खुशी का कोई पैमाना नहीं है। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा, तो क्या आप उस गुस्से को नाप सकते हो? नहीं, उसको भी आप नहीं नाप सकते हो। तो हैप्पीनेस या एंगर जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो सर हम मेजर क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं हमारे मास को, हमारे लेंथ को, मतलब हमारे हाइट को। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको कोई फोर्स लगा तो हम वो फोर्स मेजर कर सकते हैं, किसी की स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो जिनको मेजर कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो स्केलर्स और वेक्टर्स ये दो बंदे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब ये ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम मेजर करते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों भी। मगर दोनों में फ़र्क क्या है बच्चा? स्केलर्स में लिखे हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हमारे जनरल लैंग्वेज में आप समझो वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? वैल्यू। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू है मगर जिसका डायरेक्शन नहीं है। सर नहीं समझ में आया तो समझा तो देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पूछे आपका वेट कितना है, मास कितना है, तो आप क्या करते भाई? आप बोलते कि भाई कुछ 40-50 kg है बोलते आप। जब आप ये बोलते तो कोई पूछता क्या ऐसा 40 kg किधर से, ऊपर से कि नीचे से, इधर से कि उधर से? कोई पूछता क्या ऐसा? नहीं पूछते कोई भी, है ना। तो जो अगर आपने को मालूम टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर अगर कोई बोले क्या टेम्परेचर है, मैं बोला 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज रूम का, तो कोई पूछते क्या किधर से, इधर से कि इधर से? बोल के नहीं पूछते। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी है जिनका डायरेक्शन बोलना, कुछ लोगों का डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है। जिनका डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है उनको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़, और जिनका डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनकी वैल्यू भी रहती, मतलब मैग्नीट्यूड भी रहता और डायरेक्शन भी रहता। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ठहरा हुआ हूँ, ठीक है, और कोई मुझे धक्का दिए, ठीक है, कोई मेरे पे फोर्स लगाए। कितना फोर्स लगाए? 4 न्यूटन। लेट अस कंसीडर 4 न्यूटन का फोर्स मेरे पे लगाए। अब जब 4 न्यूटन का फोर्स मेरे पे लगेगा तो मैं किधर गिरूंगा? अरे आप बोलोगे सर पहले बोलो तो सही, किधर से धक्का मारे? इधर से धक्का मारोगे तो आप उधर गिरोगे, पीछे से मारोगे तो आप सामने गिरोगे, सामने से मारोगे तो पीछे गिरोगे, है ना। तो मतलब अगर खाली आप फोर्स को बोल दोगे तो नहीं चलता, उसकी वैल्यू बोल दोगे तो नहीं चलेगा, उसका डायरेक्शन बोलना भी ज़रूरी है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू बोलने के साथ साथ डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और जिनकी खाली वैल्यू बोल दे तो बस है, डायरेक्शन बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बोलते हैं हम लोग बच्चों स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे स्केलर में हम बोले थे बेटा मास, जिसका डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल में बोले थे हम टेम्परेचर, जिसका डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल में हम बोलेंगे टाइम, टाइम का भी तो डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है ना, टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आपको मालूम, अगर आपको कोई पूछे भाई ये काम कर दो, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है, तो आप बोलते क्या 10 मिनट किधर से, इधर से कि उधर से, ऊपर से कि नीचे से? नहीं बोलते पुनः। तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से बच्चों आप लोगों को मालूम होगा शायद कि डिस्टेंस
ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं रहता बच्चों। स्पीड, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बच्चों, इसका भी डायरेक्शन नहीं रहता, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बेटा, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं रहता, ठीक है। एटसेट्रा, लिखते लिखते थक जाएंगे हम लोग, इतने सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज है जिनको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर में बच्चों, वेक्टर में कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल बच्चा फोर्स, ठीक है, जैसा बोला मैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से बच्चा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये अपना डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में, प्लीज़ देखिए उसको। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसी तरह से बच्चा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी तरह से बच्चों मोमेंटम, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों टॉर्क, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लिखते लिखते हम थक जाएंगे, ठीक है। तो एटसेट्रा यहाँ भी डाल देंगे हम लोग। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर्स है। अभी तक हम क्या पढ़े? स्केलर्स मतलब फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर मतलब फिजिकल क्वांटिटी, दोनों को मेजर कर सकना, मगर अकेले का डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है। खाली वैल्यू बोल दो तो बस से, मैग्नीट्यूड बोल दो, वैल्यू बोल दो, उसकी कदर बोल दो तो काफ़ी है। मगर वेक्टर में कदर भी बोलना, उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी बोलना, और साथ में डायरेक्शन भी बोलना, उसकी सिमत भी बोलना अपन लोग कि किस सिमत से, किस डायरेक्शन से हम वो चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये स्केलर्स और वेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके आगे अगला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन विथ स्केलर्स, मतलब स्केलर्स के साथ प्लस माइनस इनटू डिवीजन कैसा होता बोल के, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो फर्स्ट चीज़, अगर आप स्केलर में स्केलर को ऐड करोगे बच्चों तो आंसर स्केलर ही आएगा। बोल तो क्या सर? अरे बड़ा सिंपल है यार। अगर आप एक मास लिए, ठीक है, वो मास है 5 kg, ठीक है, और एक मास लिए, वो मास है बच्चों 10 kg, लेट अस कंसीडर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो टोटल मास कितना आएगा बेटा? टोटल मास कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 15 kg। सिंपल है ना। आप वजन एक इमेजिन करो, आप कहीं तो भी एक वेइंग मशीन पे ठहरे हुए हैं, ठीक है, वजन नापने वाली मशीन पे ठहरे हुए हो आप ठहरे हुए हो, आपका वजन बता रहा 40 से 50 किलो। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपके हाथ में जो है एक तरबूज ला के दे दिया, ठीक है, वो तरबूज मान लो 2 किलो का है, तो आपका वजन 40 या 50 किलो, फिर तरबूज का वजन 2 किलो, तो टोटल वजन हो जाता 42 किलो। तो जो आंसर आया 42, वो भी क्या है? वो भी तो मास ही है। 42 का भी डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है क्या? नहीं है। 42 का भी डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है क्या? वो जो आंसर आया अपने को 42, नहीं, उसका भी डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली आंसर बोल देना, हाँ साहब दोनों को मिला तो 42 आता, बस इतना बोल दिया तो काफ़ी है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर आ रहा है उसका भी डायरेक्शन बोलना ज़रूरी नहीं है, मतलब वो आंसर भी स्केलर है। इसी तरह से बच्चों सेकेंड वन देखिए, अगर आप एक स्केलर में से एक स्केलर को निकालोगे तो आंसर क्या आएगा भाई? स्केलर ही आएगा। ऐसे मत करो स्केलर माइनस स्केलर इक्वल टू 0। मैं फील करा लूँ कि एक स्केलर क्वांटिटी में से दूसरी स्केलर क्वांटिटी को निकालोगे तो आंसर स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। मिसाल के तौर पे जो आप तरबूज लेके ठहरे हुए थे, 42 kg वज़न आया था आपका, मान लो फिर आपके पास तरबूज अगर ले लिए तो पहले 42 था, तरबूज जाने के बाद 40 हो गया, तो आंसर जो 40 आया वो अभी भी मास है, अभी भी उसका डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अभी भी स्केलर क्वांटिटी ही है। तीसरा है बच्चों, क्या होगा जब आप एक स्केलर को दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर इंटू स्केलर, तो आंसर फिर से बच्चा एक बार स्केलर ही आएगा। मतलब अगर आप किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आता, खाली आंसर बोल दे तो बस है, उसका डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है। चौथा देखिए, अगर आप स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो फिर से आंसर क्या आएगा बच्चा? स्केलर ही आएगा। अगर आप मुझे बोलोगे सर इसका ज़रा एक शॉर्टकट बोलो, तो मैं एक शॉर्टकट में आपको बात ख़त्म कर देता हूँ। आप स्केलर्स को नंबर समझो। क्या समझते? नंबर। तो नंबर में नंबर को ऐड करोगे तो नेक्स्ट क्या आने वाला है वो नंबर बोलना ज़रूरी है। नंबर में से नंबर को निकालोगे तो जो आंसर आता खाली वो नंबर बोलना ज़रूरी है। नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर फिर से नंबर ही आएगा। नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर नंबर ही आएगा, आपको डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल था बच्चों। अगला देखेंगे नेक्स्ट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगे कि इसके बाद जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ वेक्टर्स आने वाला है बोल के, नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ वेक्टर से पहले आपको पहले वेक्टर के बारे में पूरा और अच्छे से स्टडी करना है। जैसा बोला मैं, स्केलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलर तो नंबर है बेटा। नंबर के बारे में अपन पहले से बहुत पढ़ के आ गए प्रीवियस क्लासों में। वेक्टर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत नई चीज़ है, ठीक है। देखो बेटा,
एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इन जनरली वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे एक एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के एरो से, या इस तरह के एरो से, या इस तरह के एरो से, या इस तरह के एरो से। ये एरोस का मतलब क्या है? जितना बड़ा एरो रहेगा, जितना बड़ा एरो यानी कि इसका लेंथ रहेगा बेटा, क्या रहेगा? लेंथ। जितना ज़्यादा इसका लेंथ रहेगा इस एरो का, उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड है बोले वैसा, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है बोले ऐसा। जितना बड़ा एरो उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड। और इस एरो का ये जो डायरेक्शन रहेगा वो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है बोले ऐसा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल दिया कि फोर्स है बच्चा 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन। तो इसका मतलब 20 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा किसी को धक्का मारूं बोले ऐसा मैं, ठीक है। और अगर मैं बोला कि ये देखिए ये भी है एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लो ये भी एक फोर्स है कुछ तो भी 10 न्यूटन का। कितना बेटा? 10 न्यूटन। तो ये मैग्नीट्यूड, इसको देख के अपन इसका मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये फोर्स कैसा लग रही है? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। कैसे? ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो एक तो रहेगा बेटा लेंथ को देख के मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और एरो को देख के उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसका अपन डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड दिस डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है, इस हिस्से को, वेक्टर के इस हिस्से को बोलते हैं बेटा टेल, दुम, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन लोग हेड, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन टेल ऑफ द वेक्टर। ये सर वाला हिस्सा है वेक्टर क्वांटिटी का, सिमतीय का, और ये दुम वाला हिस्सा है सिमतीय का वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। ये तो होपफुली आपको क्लियर होगा। इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड, इतना मैग्नीट्यूड है इसका, तो कंपैरेटिवली इससे कम फोर्स है ये, है ना। और किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वेक्टर दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि देख के दिख रहा है कि इससे ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये कुछ तो भी होगा बेटा, कुछ तो भी 25 न्यूटन होगा, बट ये भी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। तो ये असल में है क्या? ये दिस इज योर सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एक सिंबल है, नोटेशन है, ये इजहार है, इस तरह से हम लोग जाहिर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी का होगा बेटा। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी के टाइप्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर्स। अच्छे से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वल वेक्टर्स। तो बच्चों इक्वल वेक्टर्स आखिर हम बोलते हैं किसको? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और जिनका डायरेक्शन सेम हो। क्या क्या भाई साहब? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों भी क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए ये वाला वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर है ए, और सेम इसी लेंथ का मैं उतारा और एक वेक्टर जिसका नाम है बी। ये ए और बी को हम इक्वल वेक्टर्स कब बोल सकते हैं? जब इनका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ और जिनका डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। तो ए और बी दोनों क्या है बच्चों? इक्वल वेक्टर्स है। अब इधर भी ज़रा देख लीजिए, इसको देखिए सी है ये बच्चा, और इस तरह से ये एक और वेक्टर है, इसका नाम है डी। तो ये भी दोनों भी इक्वल वेक्टर्स है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर मैं इस तरह से डालूँ बच्चों, ये एक वेक्टर है ई, ठीक है, और ये एक वेक्टर है एफ, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर एक वेक्टर ई नीचे बता रहा और एक वेक्टर एफ ऊपर बता रहा, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी सेम। तो इसको बोलते हैं बच्चों अपन लोग इक्वल वेक्टर्स। दूसरा देखिए, दूसरे का नाम है बच्चों पैरेलल वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स हम किसको बोलेंगे बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स हम ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन सेम हो। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं? जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ओके वो ठीक है, हम इससे हम एडजस्ट कर लेंगे, बट दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। उनका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, ठीक है। उनकी कदर अलग हो तो चलेगा, मगर उनकी सिमत सेम होना चाहिए। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए भाई साहब, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है।
तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इन दोनों को पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों की भी सिमत या डायरेक्शन सेम है। हाँ मानता हूँ मैग्नीट्यूड अलग है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, वो चलेगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से डालूँ बच्चों, ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर डी, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है? नहीं। क्यों ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। सर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम रहने से क्या होता है भाई, हम क्या बोले, मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहा तो चलेगा बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सी एंड डी आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स। और अगर मैं इस तरह से उतारूँ बच्चों, ये है हमारा ई और ये है हमारा एफ, तो अब ज़रा मुझे बोलिए क्या ई और एफ दोनों पैरेलल वेक्टर्स है? बिल्कुल पैरेलल वेक्टर्स है, और साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड सेम, मतलब इक्वल वेक्टर बोले ऐसा, ठीक है। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा सुनो, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। क्यों बच्चों? क्योंकि इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम होना ही चाहिए, डायरेक्शन सेम। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सिमत क्या है, सेम है। इन दोनों अगर इक्वल वेक्टर्स है मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ए बी पैरेलल वेक्टर्स भी है, सी डी पैरेलल वेक्टर्स भी है, ठीक है। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स नीड नॉट टू बी इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। सब पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा ए और बी को देखिए आप, ए और बी पैरेलल तो है मगर इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग बोल रहे थे बच्चों, क्या बोल रहे थे हम लोग, स्टार मार्क में लिखेंगे हम लोग, ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। पर यहाँ पर हम क्या बोले, ऑल पैरेलल वेक्टर्स, all parallel vectors need not to be equal vectors, ठीक है। तो फिक्स कर लो, क्या फिक्स करेंगे, जब इक्वल बोला वेक्टर तो पैरेलल H, अगर पैरेलल बोला तो वो इक्वल हो ज़रूरी नहीं है। पैरेलल बोला तो अपन क्या बोलना, अच्छी बात है, वेरी गुड, डायरेक्शन तो सेम बोल दिए, आप खाली मैग्नीट्यूड देखना, मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल बोलना, जैसे यहाँ पर सेम है तो इक्वल बोलेंगे इसको। दे आर इक्वल वेक्टर्स एज वेल एज पैरेलल वेक्टर्स, दे आर पैरेलल वेक्टर्स बट दे आर नॉट द इक्वल वेक्टर्स। तो ये दो टाइप है बच्चों। थर्ड टाइप को देखिए, अभी जो मैं आपको लिखाया था इससे पहले, इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स को हम लोग उर्दू में मसावी सिमतिये बोलते, और पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग उर्दू में मुतवाज़ी सिमतिये बोलते। और यहाँ पर थर्ड वन है बच्चा नेगेटिव वेक्टर्स, और फोर्थ वन है एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छे से समझिए, कंपैरिजन में समझा रहा हूँ मैं। नेगेटिव वेक्टर को उर्दू में बोलते हैं बच्चों मनफी सिमतिया, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को बोलते हैं गैर मुतवाज़ी सिमतिया, ठीक है। तो भाई है क्या ये, अगर मान लो मैं एक वेक्टर डाला ए, ठीक है, और मुझे कोई बोले आप ए का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो, ए का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो, तो कैसा ड्रॉ करते हैं बोल लो, सेम ए कुछ उतारना, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। क्या बोला बेटा मैं, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, जो भी मैग्नीट्यूड है वो डालना, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। बट जो डायरेक्शन है ना बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या है, उल्टा, अपोजिट। तो ए इधर बता रहा था, तो अब अपन क्या करना बेटा, अपन इधर डायरेक्शन डालना, और इसका नाम रहता बेटा ए नहीं माइनस ए। क्या नाम रहता है इसका, माइनस ए। तो माइनस ए इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन कैसे रहना बेटा, डायरेक्शन एकदम दोनों के अपोजिट होने चाहिए। डायरेक्शन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो नेगेटिव वेक्टर है। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं सी और एक इस तरह से ड्रॉ करूं डी, तो इसका मतलब ये है कि डी सी का नेगेटिव वेक्टर है, या ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि सी डी का नेगेटिव वेक्टर है। दोनों ना एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर अपन बोल सकते हैं। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करा बेटा कि एक को इस तरह से उतारा, ठीक है, एक को इस तरह से उतारा, और एक का नाम दिया मैं P, एक का नाम दिया मैं Q, तो P एंड Q आर नेगेटिव वेक्टर्स टू ईच अदर, ठीक है, कि P Q का नेगेटिव वेक्टर है और Q P का नेगेटिव वेक्टर है। और अगर मैं इस तरह से इसको उतारा बेटा, यहाँ पर ये एक वेक्टर है S और ये वाला एक वेक्टर है जिसका नाम है R, क्या ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर की कंडीशन क्या है, द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, और डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, अपोजिट। डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक यूँ जा रहा, एक ऐसे करके आ रहा है ना, एक ऐसे जा रहा और एक ऐसे आ रहा।
बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, एक ज़्यादा लंबा है, एक ज़्यादा छोटा है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो ही हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव वेक्टर्स है। तो सर एंटी पैरेलल किसको बोलते हैं? एंटी पैरेलल का मतलब बेटा डायरेक्शन तो पक्का अपोजिट होना चाहिए। क्या बोला बेटा मैं? डायरेक्शन तो पक्का ऑपोजिट ही होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड की जहाँ तक बात है, मैग्नीट्यूड अलग रहेगा तो भी चलेगा। मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। एग्जाम्पल दूँ? एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, ठीक है। एक वेक्टर में ऐसे करके ड्रॉ करा, इसका नाम हम रखे क्या रखेंगे भाई? इसका नाम C, ठीक है। और एक वेक्टर में ऐसे करके ड्रॉ करा, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई साहब? D। क्या इनका डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है। तो सर ये नेगेटिव भी वेक्टर हो सकता है ना, मगर डायरेक्शन अपोजिट रहने के बाद मैग्नीट्यूड कैसे रहना? सेम। क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। सर और एक एग्जांपल दीजिए। तो ये भी देखिए आप, यहाँ पर एक वेक्टर डाले हम लोग A और यहाँ पर एक वेक्टर डाले हम लोग B। क्या ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है? हाँ है। क्यों? क्योंकि A ऊपर बता रहा, B नीचे बता रहा और दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम होता तो नेगेटिव वेक्टर अपन बोल सकते थे। तो एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि खाली डायरेक्शन क्या होना चाहिए भाई? अपोजिट होना चाहिए। मगर इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे लास्ट टाइम हम करे थे इस बार भी करेंगे, कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल के लिए क्या है? डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तमाम नेगेटिव वेक्टर, जितने भी हम नेगेटिव वेक्टर्स ड्रॉ करें ना, सबका डायरेक्शन कैसा था बेटा? अपोजिट ही था। मगर एंटी पैरेलल का प्रॉब्लम ये है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता, डिफरेंट रहता। मैग्नीट्यूड सेम रहा तो नेगेटिव बोल सकते थे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बोलो क्या वो सही है कि नहीं है। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर, ठीक है, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। बट यहाँ पर हम नहीं बोल सकते वो बात, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या बोलना पड़ता? ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स नीड नॉट टू बी नेगेटिव वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि हर एंटी पैरेलल का मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब ऐसा ज़रूरी नहीं है तो हर एंटी पैरेलल नेगेटिव हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। इसको हम उर्दू में बोलते हैं कोलिनियर, मतलब बच्चों हम खित्ती सिमतिये। कोप्लानर मतलब हम इस्तिवाई खित्ते, हम या मुस्तवी सिमतिये बोल के बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ दो नामा है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लानर वेक्टर्स। बट इसको समझेंगे कैसा? कोलिनियर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे। जैसा ये को का जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना बेटा, वो साथ में रहने वालों के लिए या साथ में काम करने वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा बोलते ये मेरा कोवर्कर है, मतलब मेरे साथ काम करने वाला, कोवर्कर, ठीक है। अगर अपन बोले कि ये केमिकल भी इस सॉल्यूशन के अंदर कोएग्जिस्ट करता, कोएग्जिस्ट मतलब दूसरे भी है, इन्हें भी एग्जिस्ट करता उसके अंदर, कोएग्जिस्ट बोले ऐसा, ठीक है। तो को का जो वर्ड रहता साथ में रहने वाले, एक साथ जगह रहने वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है बेटा इस लाइन में, ठीक है, अच्छा देखो इस लाइन में, और अगर उसी लाइन में एक और वेक्टर है बी, और उसी लाइन में एक वेक्टर है सी, और उसी लाइन में एक वेक्टर है डी, तो इन चारों को हम बोलते हैं दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब दे हैव टू बी ऑन सेम लाइन, ठीक है। इन सब का एक ही लाइन पे होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑन वन लाइन। अच्छा सर मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है बेटा? डिफरेंट हो सकता, हाँ। अच्छा सर डायरेक्शन सेम भी हो सकता है बेटा और अपोजिट भी हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करा A और एक और वेक्टर ऐसे ड्रॉ करा मैं B, ठीक है। सिंस दे आर ऑन सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लाइन पे है। जब तक एक ही लाइन पे हो तब तक कोलिनियर हो। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता, डायरेक्शन भी अपोजिट भी हो सकता बेटा और सेम भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डायरेक्शन
और इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्शन कैन बी सेम और डिफरेंट या फिर अपोजिट, सेम भी हो सकता या डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता। मगर खाली कंडीशन क्या है, कोलिनियर की कंडीशन क्या है, कोलिनियर की कंडीशन ये है कि सब के सब एक ही लाइन पे रहना, एक ही लाइन पे रहना, ऐसा भी जा सकते ऐसा भी आ सकते या फिर दोनों के दोनों ऐसा भी जा सकते, ठीक है। तो इसको अपन बोलते बेटा कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कोप्लेनार वेक्टर्स। कोप्लेनार का मतलब क्या रहता है, ये है प्लेन, ठीक है। तो प्लेन का किसको बोलते हैं मालूम, जिसके पास एक ऐसी चीज, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके पास एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, बट जेड एक्सिस जो इस तरह से बाहर आती है ना, जेड एक्सिस ना हो या फिर मतलब बहुत कम हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्लेन ऑब्जेक्ट बोल के बोलते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो सिर्फ इस प्लेन के ऊपर है, जैसा मिसाल के तौर पे ये भी वेक्टर है, इधर जा रहा है ऐसा, ये मैग्नीट्यूड है समझो, और ये निम्नकुल डायरेक्शन समझो आप, ये एक वेक्टर है, इधर बता रहा हूँ, ये वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है ऐसे, किसी का मैग्नीट्यूड से किसी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट, बट सबके सब एक ही प्लेन पे है। अगर कोई वेक्टर ऐसा रहा तो ये वाला वेक्टर इस प्लेन पे नहीं है, तो जितने वेक्टर्स ये प्लेन पे है इन सब वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। और जो भी वेक्टर ये प्लेन के पास ये प्लेन पे नहीं रहता उसको हम लोग बोलते, उसको हम कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। जो प्लेन पे उसको अपन कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक वेक्टर है इस तरह से, इमेजिन करो आप, ये मार्कर को मैं ये पैड के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन करो, और यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, और ये मार्कर को मैं ऐसे करके डाल रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच गया। जितने लोग ये पैड के अंदर घुस सकते बैट के डायरेक्शन में, क्या मैं इसको डाल सकता हूँ पैड के अंदर? नहीं डाल सकता हूँ, पैड के अंदर जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो पैड के अंदर चले जा सकता, जो प्लेन एक ही प्लेन के अंदर रह सकते, जितने भी वेक्टर्स रहने दो, वो 2 रहने दो या 200 रहने दो, जितने भी वेक्टर्स इस एक ही प्लेन के अंदर आ सकते बेटा, उन सब वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक्स एक्सिस है बच्चा, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स उतारेंगे, यहाँ पर एक ए है, ऐसे नीचे करके बी है, यहाँ पर ऐसे ऊपर करके सी है, राइट साइड में जाने वाला डी है, लेफ्ट साइड में आने वाला ई है। तो ये पूरे ABCDE क्या है बच्चा, ये पूरे के पूरे कोप्लेनर वेक्टर्स है, बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑन सेम प्लेन। जब तक वो लोग एक ही प्लेन पे रहेंगे, सेम प्लेन पे रहेंगे, तब तक हम उनको क्या बोलेंगे भाई, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे बेटा। जिनका मैग्नीट्यूड कैन बी सेम, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट, इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता, अलग भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा मैग्नीट्यूड में इट कैन बी सेम और डिफरेंट, मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। और सर इसका डायरेक्शन में भी सुन लो आप लोग, डायरेक्शन में बच्चों वो सेम भी हो सकते डायरेक्शंस, वो डिफरेंट भी हो सकते, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा कि डिफरेंट डायरेक्शन है सबके, बट कंडीशन क्या है, ऑल ऑफ देम शुड लाई ऑन वन प्लेन। जैसा ये सबके सब कोलिनियर में एक ही लाइन में होना चाहिए, वैसे इसमें सबके सब एक ही प्लेन में होना चाहिए, ऑल ऑफ देम शुड लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मगर आप लोगों के दिमाग में शायद डाउट आ गया होगा ये सुनने के बाद ही, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। क्या डाउट आ गया सर, जीरो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि जिसको मेजर करते उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आता, जीरो के साथ अभी, ठीक है। तो जीरो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है तो फिर उसको स्केलर या वेक्टर कैसा बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये जीरो का मतलब ये है कि सच में फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मगर अपन इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं ये हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, ये हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, ये भी 5 है ये भी 5 है, ठीक है, दोनों लग गए, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी है, टोटल फोर्स कितनी है, 0, क्योंकि ये 5 क्या हो गया, 0। तो आप आंसर क्या बोलते हैं, 0 बोल के क्या बोलते हैं सर, फोर्स 0 है बोल के बोलते हैं आप। फोर्स 0 है मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी 0 है, क्योंकि जो वो 0 है वो भी तो फोर्स है, मतलब वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन रहता। तो खाली ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये बोलते हैं अपन लोग कि अगर कभी आप ऐसे करो जैसा अभी हुआ, 5 न्यूटन 0 हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे कभी हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आप वहां पर 5 मीटर गए फिर वापस 5 मीटर आ गए, तो जहां से शुरू करें थे वहीं खत्म करें अपन, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना, 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये है कि वेक्टर कैन बी 0, ऐसा बोलेंगे, या ऐसा बोलेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी 0।
वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर की कदर क्या हो सकती है बच्चा, जीरो हो सकती है। अगर जीरो हो गई तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो वेक्टर, ठीक है। और जब वो खुद जीरो है तो उसका डायरेक्शन तो रहता नहीं, क्योंकि यहाँ से 5 आया, यहाँ से 5 आया, तो जो नेट आंसर है वो तो जीरो हो गया ना, नेट आंसर इधर जा रहा ना नेट आंसर इधर जा रहा, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहता। इसको अपन खाली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के वास्ते बनाए सो। जीरो वेक्टर मतलब अ वेक्टर whose magnitude is जीरो। नेक्स्ट है बच्चा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इसको बोलते हैं मालूम बच्चा, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दैट टू वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसा एग्जांपल, एक वेक्टर है बेटा ए ऐसे करके और एक वेक्टर है बी ऐसे करके। देखो ए और बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। तो ए और बी दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। नेक्स्ट देखिए यूनिट वेक्टर्स, वो अपन हमेशा बोलते नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस यही हिस्सा है। मान तो कि ये लोग लास्ट है बट ये लोग हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स क्या है भाई साहब, ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 1। मैग्नीट्यूड क्या हो भाई साहब इनका, 1। दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर 1, दैट पर्टिकुलर वेक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सर फिर बनाएस के को क्या किस्सा है ये, बनाएस के को पुनः तो समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला कि मेरे पे फोर्स लग रही, फोर्स कितनी लग रही, 20 न्यूटन, कितनी लग रही बेटा, 20 न्यूटन। मगर तुमको बोला क्या, एक्स एक्सिस में लग रही कि वाई एक्सिस में लग रही, मतलब ऐसा लग रही या कोई मुझे ऊपर ढकल दे रहे या कोई मुझे इधर ढकल दे रहे, ना एक्स की बात करूं ना वाई की बात करूं ना जेड की बात करूं। तो ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाए, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते बेटा अपन यूनिट वेक्टर। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ जिसको देख के तुम समझ जाते कि फोर्स कहाँ लग रही बोल के, एक्स में लग रही कि वाई में लग रही कि जेड में लग रही। तो यहाँ पर मैं अपन लगा दूं बेटा, मैं यहाँ पर लगा दूं मैं आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना रहता बेटा, 1 रहता, बट दिस आई कैप विल बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब क्या क्या काम एक्स एक्सिस में हो रहे वो बताने की जिम्मेदारी किसकी है, आई भैया की है, ठीक है। उसी तरह से जे कैप ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। और के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। सर ये कैप क्या है सर, कुछ भी नहीं, ये लोग डायरेक्शन को बताते ना, है ना, यूनिट वेक्टर है ना ये लोग, तो ये लोगों को अपन क्या करते हैं, खाली यूनिट वेक्टर के वास्ते स्पेशल सिंबल बनाए है, क्या सिंबल बनाए, ये कैप का दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे कैप का, ठीक है। तो आई कैप का मतलब एक्स, वाई कैप का मतलब सॉरी जे का मतलब वाई एक्सिस और के कैप का मतलब जेड एक्सिस। अगर 20 आई कैप अगर मैं फोर्स बोला इसका मतलब ये है कि कोई मुझे एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन से ढकल रहे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोला कि भाई किसी बंदे का डिस्प्लेसमेंट है, कितना है डिस्प्लेसमेंट, किसी बंदे का डिस्प्लेसमेंट है 3 के कैप मीटर्स, 3 के कैप मीटर्स मतलब 3 मीटर तो है मगर किधर है, जेड एक्सिस में। मतलब ये मार्कर है समझो, तो 3 मीटर आपके पास आ रहा, 3 मीटर आपके पास आ रहा, ऐसे बाहर निकल के, ठीक है। तो ये आई कैप जे कैप के कैप लगाने से क्या ये 20 को फर्क पड़ता, नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 20 इंटू 1 20 रहता, मतलब वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ती आई कैप जे कैप के कैप लिखने से। मगर अच्छी बात क्या हो जाती, अपने को डायरेक्शन मालूम हो जाता कि वो 20 किधर है, ये 3 किधर है, समझ में आ गया आपको। तो यूनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स whose magnitude are 1, but we will use these unit vectors to know the directions of that particular vectors। कितना सिंपल है देखिए, हद से ज्यादा सिंपल है। मगर अगर हम इसको ऐसे करके लिखिए, एक बंदे की वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब क्या है कि एक बंदा ऐसे जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 2 मीटर पर सेकेंड है और वाई एक्सिस में 3 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड रहती, इसीलिए 2 एक्स एक्सिस में और 3 वाई एक्सिस में। तो आई कैप जे कैप के कैप को हम यूज करते हैं जस्ट टू नो द डायरेक्शंस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसके अलावा भी बच्चों हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर रहता, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो खाली हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया अपन यूनिट वेक्टर के बारे में, नेक्स्ट क्लास में और आता, ठीक है।
इसके बाद देखिए आप लोग 10th वन पे बच्चों पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू नो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना सिंपल है। तो भैया अगर मान लो मैं इस तरह से एक्सिस उतार दिया, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट कहीं तो भी इधर है, पता नहीं किधर है, अपने को मालूम नहीं, ठीक है। तो मुझे कोई बोले कि ऑरिजिन से मालूम करो कि ऑब्जेक्ट किधर है, तो मैं देखा कि ऑरिजिन से ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में इतना दूर है, तो उसको मैं स्मॉल एक्स बोल देंगे बेटा, और वाई एक्सिस में कुछ इतना दूर है। तो इन दोनों को मिला के जो वेक्टर बनता ना, ये वाला, ठीक है, बस अपन हटा देंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लाइन सीधी नहीं बनी थी इसलिए। तो इस तरह का जो डायरेक्शन बना, ये मैग्नीट्यूड रखना, ये डायरेक्शन बताना, दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाले वेक्टर को अपन बोलते बेटा अपन पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर असल कर रहा क्या, इन्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा अपने को बस। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो ये देखो आप लोग कि एक मैग्नीट्यूड भी आ गया यहाँ से यहाँ तक, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी आ गया कि अरे उन्हें है, उधर है बोल के अपन बोलते। तो ये डायरेक्शन और यहाँ से जो भी उसका डिस्टेंस है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में जैसे आपको दिख रहा बेटा कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस में रहता, उसको बोल दिया अपन स्मॉल एक्स आई कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो एक्स, और वो वैल्यू एक्स एक्सिस में है बोल के बताने के लिए अपन आई कैप को यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस जो भी वैल्यू वाई एक्सिस में बेटा उसको बोलेंगे स्मॉल वाई, और साथ में लगा देंगे जे कैप, बिकॉज जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ना बड़ा ही हल्का सा सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन देखे स्केलर्स और वेक्टर्स का। नेक्स्ट क्लास में जो मिसिंग बात है यूनिट वेक्टर के और पोजीशन वेक्टर के, वो भी करेंगे। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वो भी आएगा, स्केलर प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स वो भी आएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा इस पूरी सीरीज में स्केलर वेक्टर्स की। आपको पूरा क्या बोलते हैं साहब, नीट और आईआईटी का कंटेंट मिल जाएगा, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। राइट, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।